Hello everyone, we are back now. Today we will cover Geography chapter number 4 of class 7th. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. जो हमारी अर्थ है इसके आसपास एक ब्लैंकेट से पाया जा रहा है हवा का, उसे हम एटमॉस्फेयर के नेम से जानते हैं। हम लोग टोटली डिपेंडेंट करते हैं, सर्वाइव करते हैं इसी के ऊपर जो हम सांस ले रहे हैं या हमें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है इन हार्मफुल इफेक्ट्स जो है सन रेज का, तो ये हवा के कारण ही है। बिना हवा या बिना इस ब्लैंकेट के शायद हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मे बी कि हम दिन में ही अलाइव यानी जिंदे ही बेक हो जाए सन की हीट के कारण, और रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो जाए कि हम बर्फ़ की तरह जम जाएं अगर टेम्परेचर को लीड करने के लिए एयर यानी एयर ऑफ मास यहाँ पे ना हो। अब ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं कि एटमॉस्फेयर किस तरह से कंपोजिट हुआ है। यहाँ पे कई सारी गैसेस पाई जा रही है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी कुछ क्वान्टिटी में पाई जा रही हैं जो कि हम इस फिगर के ज़रिए ईजिली देख भी सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं हमारी अर्थ पे, जो कि फिगर में अगेन मेंशन है। नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, इसे इनहेल किया जाता है जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन हमारी लंग्स के अंदर जाती है और प्लांट्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है एटमॉस्फेयर में। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो हैं उसको ट्रैप करने का काम करती हैं। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैस के नेम से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं। इसके बिना शायद बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएगा वेदर जिस पे हम नहीं रह पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि लेवल को इंक्रीज़ करने में या फैक्ट्री जो स्मोक है, कार की फ्यूम्स हैं, इन हीट को इंक्रीज़ करने का काम जो होता है, इसको हम किस नेम से जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल वार्मिंग अक्सर हम सुनते रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी परेशानी हो जाएगी, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाना। स्नो जो होती है, हम कह सकते हैं स्नो या कोल्डेस्ट पार्ट्स जो होते हैं अर्थ का या वर्ल्ड का, वो मेल्ट कर जाएगा अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सी लेवल पे ये राइज़ हो जाता है। कई बार फ्लड आते हैं कोस्टल एरियाज़ में, तो उसका रीज़न ये ग्लोबल वार्मिंग ही होती है। तो कई तरह से ये चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इसका इम्पैक्ट प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, हर एक पे काफ़ी पड़ता है। अगेन वापस आते हैं चैप्टर पे। नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है, लेकिन डायरेक्टली इससे कोई ऑब्जर्व नहीं करता, यानी प्लांट्स डायरेक्ट इसे नहीं लेते। प्लांट्स में कई तरह के रूट्स ऐसी होती है जो कि सॉइल से इसे ऑब्जर्व करती है और बाकी पार्ट्स में भेजती है। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस पाई जा रही है जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स यूज़ करते हैं अपने सांस लेने के लिए। और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और किस ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो हम कह सकते हैं कि हवा में इस बैलेंस को बनाए रखने का, कांस्टेंट रखने का काम कौन करती है? ट्रीज़ को। तो जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो ऑफकोर्स ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली एक गैस है। हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना जब फूड बना रहे होते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो एक बैलेंस सा बना रहता है इन दोनों के बीच में। लेकिन ये परफेक्ट बैलेंस कई बार अपसेट हो जाता है, डिपेंड करता है कि हम अपने फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा बर्न करना शुरू कर देते हैं, कोल, ऑयल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और मिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक साथ हम जब छोड़ रहे हैं, लेकिन प्लांट्स ही नहीं है जो उसको यूज़ कर सके, तो ऑफकोर्स ये डिस्टर्ब होगी। तो इसके कारण से कई तरह से अर्थ पे, वेदर पे, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हम आगे इस कोलाज के ज़रिए देख सकते हैं कि कितनी न्यूज़पेपर में ये चीज़ों को लेके हमें इन्फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट, जब एयर हीट करती है तो ऑफकोर्स एक्सपेंड कर जाएगी, लाइट होती जाती है, ऊपर जाती है और हवा ठंडी होने के बाद में डेंस और हैवी हो जाती है। तो इस तरह से एक सिंक बन जाता है, हवा कैसी ठंडी और गर्म होकर सर्कुलेट होती रहती है, एक गैप जो है उसे कैसे कवर अप करती रहती है। इवन अगर हमारे सामने एक ग्लास पड़ा है, खाली ग्लास है, तो वो खाली नहीं है, उसमें फिर भी हवा पाई जा रही होती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी एक ठंडे और गर्म हवा के बीच में सर्कुलेट होकर वहाँ पे फील हो चुकी है। अब ये तो बात हो गई हवा की। ये जो हवा हम ऐसे पढ़ रहे हैं सिर्फ ऐसे ही नहीं पाई जाती, इसमें भी कह सकते हैं कि काफ़ी लेयर्स डिवाइडेड है। तो हमारी एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, जो कि ऑलरेडी फिगर में आपको मेंशन किया हुआ है। सबसे पहली या सबसे नीचे लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। 13 किलोमीटर के आसपास ये फैली हुई है। जो हम सांस ले रहे हैं, हवा पाई जा रही है, या बारिश हो रही है, फॉग आ रहा है, ये सारी की सारी इसी लेयर्स में पाया जा रहा है। नेक्स्ट, और द सेकेंड वन लेयर इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। ये 13 किलोमीटर के बाद से लेके 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर के बीच में क्लाउड नहीं होते, वेदर फिनोमिना नहीं होता, तो ये जो प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं इसके लिए एक आइडियल फॉर्म यहीं पे मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। और उसके अलावा ओजोन लेयर या ओजोन गैस जो है वो भी यहीं पे पाई जा रही है, जो
जो कि हमें सन की हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। नेक्स्ट और द थर्ड लेयर इज़ मेसोस्फीयर। ये लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है और स्पेस से आने वाले एस्टेरॉइड्स जो हैं यहाँ पे आने के बाद में बर्न अप यानी जल जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर काफ़ी रैपिड स्पीड में इंक्रीज़ होता है और यहाँ की एक लेयर और है यानी एक पार्ट है लोनोस्फेयर भी यहीं पे पाई जा रही है। लगभग ये 80 टू 400 किलोमीटर के बीच में पाई जाती होती है। इस लेयर के बीच में ट्रांसमिशन का काम होता है यानी जो हम कहते हैं कि हाँ सिग्नल नहीं पकड़ रहा, रेडियो वेव्स जो हैं अर्थ से रिफ्लेक्ट होके यहीं से टर्न होके वापस आती है। एंड द लास्ट लेयर इज़ एग्जोस्फीयर। अपर मोस्ट लेयर है, काफ़ी थिन है, इसके बीच में हीलियम एंड हाइड्रोजन जो है वो फ्लोट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारी वेदर एंड कल्चर क्लाइमेट। सो अगर हम यहाँ पे साइड में एक आपको एक्टिविटी दे रखी है कि 10 डेज़ का वेदर रिपोर्ट जो है उसे देखिए लोकल न्यूज़पेपर में, ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे चेंजेस आए हैं। और उसके अलावा एक डू यू नो में आपको बताया गया कि सन में जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा ही हमारे पास तक पहुंचता है, रिसीव करता है। सोचिए अगर इतनी बड़ी अमाउंट हमारे पास तक पहुंचेगी तो हमारी क्या कंडीशन होगी। नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट। अक्सर हम कहते हैं आज बारिश होने वाली है, आज काफ़ी धूप है। ये टाइम टू टाइम चेंजेस जो हो रहे होते हैं, या मैच के टाइम पे हम कहते हैं अगर बारिश हो गई तो मैच कैंसिल हो जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम यानी आवर टू आवर जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम किस रूप में जानते हैं, वेदर के अकॉर्डिंग। वेदर टेलीकास्ट अक्सर हम देखते भी हैं, लेकिन अगर किसी एरिया में लगातार हम कहते हैं कि ये एरिया तो ठंडा ही रहता है, लाइक राजस्थान में कहते हैं दिन में बहुत गर्म रहेगा, रात में बहुत ठंडा रहेगा, लद्दाख काफ़ी ठंडा रहेगा। तो जो लॉन्ग टाइम पीरियड के बीच में पाए जाने वाला वेदर फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। और शॉर्ट टाइम पीरियड लाइक अभी धूप है, आधे घंटे बाद क्लाउड हो गए और बारिश होनी शुरू हो गई, तो वो होता है क्या, वेदर। सो नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब ये चीज़ें होती क्यों हैं, टेम्परेचर के कारण होती है। टेम्परेचर हम हर रोज़ महसूस करते हैं अपने आसपास एटमॉस्फेयर में। टेम्परेचर कभी क्या डिग्री हॉटनेस बढ़ जाती है, कभी कोल्डनेस बढ़ जाती है। तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर के रूप में जानते हैं। टेम्परेचर चेंज होता रहता है डे एंड नाइट के बीच में, सीज़न टू सीज़न। समर में काफ़ी ठंड गर्म होता है विंटर्स के मुकाबले। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है टेम्परेचर की, उसे हम इंसोलेशन के नेम से जानते हैं। इंसोलेशन जो होती है ये सोलर से यानी सन से आने वाली एनर्जी अर्थ के द्वारा जब इनक्रिप्ट कर ली जाती है उसे हम इंसोलेशन के नेम से जानते हैं। इंसोलेशन डिक्रीज़ होता जाता है, कैसे, अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ का सेंटर पोर्शन जो होता है वो सन के सामने होता है, तो वो हीट सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं वहाँ पे क्या, फ्रीजिंग होनी शुरू हो जाती है, बर्फ़ पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे साइड में आपको फिगर में दे रखा है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे टेम्परेचर को नापना है तो थर्मामीटर यूज़ करते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखना है तो बैरोमीटर यूज़ होगा। अगर हमें ये देखना है कि बारिश कितनी हुई है, रेनफॉल कितनी हुई है, तो रेन गॉज यूज़ होगा। और हवा की डायरेक्शन को देखने के लिए विंड वेन यूज़ होता है। तो ये चारों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है बिल्कुल वैसे ही, तो पोल्स जो हैं इसीलिए बर्फ़ से घिरे रहते हैं। टेम्परेचर हाई होता है, कई तरह से वार्म होता है, तो क्रॉप्स भी उसी तरह से ग्रो करती हैं, यानी जहाँ पे ठंडा एरिया वहाँ पे वैसी क्रॉप्स ग्रो करेंगी। टेम्परेचर सिटीज़ का अगर हम बात करें विलेजेस के मुकाबले काफ़ी हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पक्के घर होते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। तो क्राउडेड एरियाज़ जो होते हैं बिल्डिंग्स के, वहाँ पर वार्म एयर ही होती है। ये टेम्परेचर ऐसा ही विलेजेस के मुकाबले काफ़ी अलग पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एयर प्रेशर। उससे पहले स्टैंडर्ड यूनिट जो है मेज़र करने की टेम्परेचर की वो होती है सेल्सियस। उसका नेम किसके नेम से पड़ा, एंड्रस सेल्सियस के नेम से पड़ा। और लगभग अगर हम बात करें वाटर को फ्रीज़ करना यानी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, जबकि अगर हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म होता है। नेक्स्ट है एयर प्रेशर। आप सरप्राइज हो जाओगे इस चीज़ को देख के कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है अगर सीधी खड़ी है, उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी पे एक ग्रेट फोर्स होता है हवा का, यानी चारों डायरेक्शन में ये हवा चल रही पड़ी होती है प्रेशर में, और इसलिए हमें ये फील नहीं होती। अब एयर प्रेशर जो है कई तरह से डिफ़ाइन किया जा रहा होता है, कैसे कि किस तरह से अर्थ के सरफेस पे इसका वेट है। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर ऊपर जाते जाते ये प्रेशर कम होता चला जाता है, और सी लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होता है। हॉरिजॉन्टली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में ही पढ़ के आए हैं। तो टेम्परेचर हाई और लो होता है इसी के बिहाफ पे। तो इस तरह से हम लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया में इसे डिवाइड कर देते हैं। लो प्रेशर एरिया जो होता है वहाँ पे क्या, क्लाउडी होता है, वेट वेदर होता है। जबकि अगर बात करें हाई प्रेशर एरिया की तो वहाँ पे लगभग बिल्कुल क्लियर होता है और काफ़ी सनशाइन होती है। साइड में अगेन डू यू नो
ऑन द मून देयर इज़ नो एयर, मून पे हवा नहीं होती, किसी तरह का एयर प्रेशर नहीं होता, इसीलिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाते हैं वो एक अलग टाइप का स्पेस सूट जो है वो पहन के जाते हैं वहाँ पे, ताकि उनकी बॉडी या उनकी नसें जो हैं वो फटे ना, क्योंकि हवा की मात्रा हमारे आसपास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि हमारे अंदर की एयर और बाहर की एयर का बैलेंस बना रहे। अगर वो उस सूट में ना जाए तो शायद उनकी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी और वहाँ पे उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वापस आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, एयर जो है वो मूव करती है कैसे, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के बीच में। नेक्स्ट है विंड। विंड क्या है, हवा। मूवमेंट यानी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जब ये हवा चल रही होती है तो उसे हम विंड के रूप में जानते हैं। विंड अलग अलग तरह से काम कर रही होती है। कई बार हमने देखा कि तूफान आ रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो तो एक ही डायरेक्शन में सब चीज़ें, पत्ते हो गए और पॉलीथीन होते हैं, वो उड़ने शुरू हो जाते हैं। जबकि अगर नॉर्मल सा वेदर है, नॉर्मल हवा चल रही है तो वो काफ़ी प्लीजेंट सा, अच्छा सा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि हमारे लिए अपने अम्ब्रेला को पकड़ के रखना भी मुश्किल हो जाता है, वो भी बार बार टर्न करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने भी देखी होगी। और अगेन डू यू नो में कई सारी हवा ऐसी होती है कि जिस डायरेक्शन में चल रही है हम उस डायरेक्शन के नेम से ही उस हवा का, उस एयर का नेम रख देते हैं। जैसे कि वेस्ट में चलने वाली वेस्टर्लीज। सो हमने कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हवा को उन्हीं के नेम से 3 तरह से डिवाइड कर दिया गया है। परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स क्या होती है, परमानेंट यानी हमेशा चलती रहती है। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज इसके 2 एग्जाम्पल हैं। ये लगभग कांस्टेंट पूरे साल चलती रहती है। उसके अलावा है सीजनल विंड। सीजनल विंड यानी सीज़न के अकॉर्डिंग ही ये चल रही होती है, कुछ एक पर्टिकुलर सीज़न में, जैसे कि मानसून जो इंडिया में है वो सीजनल विंड है। और लोकल विंड्स क्या होती है, यानी लोकल एरियाज़ में चलने वाली विंड्स को हम लोकल विंड्स के रूप में जानते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है लू। नेक्स्ट आपको एक साइक्लोन बताया गया जो कि बंगाल में आया था, बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा के एरिया में आया था। 17-18 अक्टूबर 1919 की बात है। और लगभग 29 अक्टूबर तक ये साइक्लोन जो था ये कंटिन्यू रहा था। काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, इतनी ज़्यादा उस टाइम की विंड की वेलोसिटी थी या रेन था कि लगभग 260 किलोमीटर एरिया इसने कवर किया था ओनली 36 आवर्स में। और इतनी ज़्यादा उसका प्रेशर था कि ट्रीज़ जो थी वो रूट के साथ में उखड़ गई थी। बहुत सारे कच्चा हाउसेस डैमेज हो गए थे। जो रूफ़ थी टॉप की वो इंडस्ट्रियल शेड्स जो थी एक दूसरी जगह पे उड़ के जा चुकी थी। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ जो थी वो ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड अप हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण से 3-4 दिन तक लगभग सारी चीज़ें ही बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसे दोबारा से सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हवा अगर ज़्यादा ही प्रेशर में आ जाए तो किस तरह से उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह से एक साइक्लोन डिप्रेशन जो था गल्फ़ ऑफ थाईलैंड में भी देखने को मिला था। 25 अक्टूबर 1919 में हुआ था। ग्रेजुअली हो क्या रहा था कि एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी, सुपर साइक्लोन के रूप में इसे जानते हैं। ये इरास्मा और बेलकुडा उड़ीसा के कुछ एरियाज़ में कवर की थी। 29 अक्टूबर 10:30 पे हुई थी। उसके अलावा सुपर साइक्लोन जो कई तरह के कोस्ट पे एंटर किया था, भुवनेश्वर, कच्छ, इन एरियाज़ में लगभग 28 कोस्टल टाउन्स पे इनका इम्पैक्ट देखने को मिला था। लगभग 13 मिलियन पीपल जो थे इससे इफ़ेक्ट में आए थे। उनका लाइफ स्टॉक, उनका ज़िंदगी गुजारा करने के सारे तरीके यहाँ पे डैमेज हो चुके थे। बहुत सारी क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सारे ही डैमेज हो चुके थे। हम कह सकते हैं कि लगभग जो सॉल्यूशन थी यहाँ पे टाइडल सर्च के कारण से उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी पड़ा था और उसके कारण से ज़मीन जो थी इनफर्टाइल हो चुकी थी कि आने वाले टाइम पे वहाँ पे चीज़ें उगानी थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी थी। बहुत सारी चीज़ें लाइक बड़ी बड़ी ट्रीज जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी वो भी यहाँ पे अब क्या डिसअपेयर हो चुकी थी। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो थे पारादीप और कोणार्क के बीच में पाए जाने वाले वो भी गायब हो चुके थे। ऐसा वहाँ पर उस साइक्लोन के कारण से इम्पैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट वन इज़ मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे हम लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं इन नमी। तो वाटर जो है अर्थ से इवेपोरेट होता है अलग अलग वाटर बॉडीज़ के ज़रिए, यानी लेक, रिवर्स, किसी भी तरह से जा सकता है। ये वाटर वेपर जो है मॉइस्चर के फॉर्म में जाते हैं और इसे हम ह्यूमिडिटी के रूप में भी जानते हैं। जब एयर जो है वो पानी से फुल लॉन भर जाती है तो हम कहते हैं काफ़ी ह्यूमिड डे है। और इस तरह से हवा जो है वार्म होती जाती है, अपनी कैपेसिटी जितनी होती है पानी को होल्ड करके रखने की उसको इंक्रीज़ करती है। ह्यूमिड हो जाता है, ह्यूमिड डे में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, हम अपने आप को बहुत ही स्वेटी सा यानी पसीने के साथ फील करते हैं, काफ़ी अनकंफर्टेबल से हो जाती है। और वाटर वेपर जो राइज़ करता है, राइज़ करके एक जगह पे जाके जब ये ठंडा हो जाता है तो ऑफ कोर्स क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, कई तरह के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, पानी की बूंदें आती हैं। तो क्लाउड्स में ये ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ड्रॉपलेट्स जो है काफ़ी हैवी होके क्लाउड की फॉर्म में
फ्लोट करना शुरू कर देते हैं और उस क्लाउड की फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब जेट प्लेन्स कई बार हम देखते हैं कि आसमान में ना एक सीधी सी लकीर खींची हुई है। रीज़न क्या होता है कि जेट प्लेन्स जो फ्लाई कर रहे होते हैं वो इस मॉइस्चर को, उसके इंजन जो है उस मॉइस्चर को जलाते हैं और उसके कारण से वहाँ पे एक सीधी सी लाइन बननी शुरू हो जाती है। सो ये इस मॉइस्चर को डिस्टर्ब करने के कारण से होता है। प्रेसिपिटेशन जो होता है जब एक लेवल पे जाने के बाद में दोबारा अर्थ पे वापस आते हैं, यानी हवा अपने अंदर होल्ड अब वाटर वेपर को ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, तो वो बारिश हो जाती है। मैक्सिमम एरिया में ये रेन वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर के रूप में सेव हो जाता है और प्रिजर्व कर लिया जाता है बहुत सारे प्लांट्स के द्वारा, क्योंकि हम फॉरेस्ट में कभी पानी देने नहीं जाते, तो वो उस ग्राउंड वाटर के ज़रिए ही सर्वाइव कर रहे होते हैं। हिली एरियाज़ में जब इन ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है तो बारिश जो होती है वो डायरेक्ट हिल से प्लेन्स में आ जाती है और इसी के कारण से कई तरह के फ्लड आती है। तो इन फ्लड्स या फिर इन बारिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो कि बिल्कुल साइड वाले ही फिगर पे दे रखी है कि पानी एयर में पाया जा रहा है, एक लेवल पे जाके गर्म होने के कारण से अब हवा नहीं संभाल पा रही, बारिश हो गई। नेक्स्ट वन इज़ ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी जैसे इसी के ऊपर है कि हवा है भारी हुई चल रही है, लेकिन एक लेवल पे जाके जब वो पहाड़ों से, किसी दीवार से या किसी बहुत हाई रेंज से टकराती है, उसके आगे वो अपने आप को राइज नहीं कर पाती, तो वो उससे पहले ही बारिश कर देती है, तो वो होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। और साइक्लोनिक रेनफॉल यानी नॉर्मली जैसे साइक्लोन की तरह राउंड एंड राउंड करके कि हवा ठंडी हुई, ऊपर की तरफ गर्म हुई, ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गर्म होके बारिश हो रही है, ठंडी होके फिर से वो वापस आ गई, तो वो साइक्लोनिक रेनफॉल है। नेक्स्ट वन इज़ रेनफॉल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए प्लांट्स की और एनिमल्स की। फ्रेश वाटर जो है अर्थ के सरफेस का वो रेनफॉल ही है, यानी बारिश का पानी सबसे ज़्यादा फ्रेश माना जाता है। रेनफॉल कम होती जाती है तो वाटर स्कैरसिटी या सूखा पड़ जाता है, और हम कह सकते हैं दूसरी तरह से अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो फ्लड आ जाता है, तो कई तरह के फॉर्म में पानी पाया जा रहा होता है। तो ये इसी के साथ में हमारा चैप्टर हो रहा है एंड। ऑफ कोर्स करते हैं नेक्स्ट चैप्टर सून। टिल दैट बाय बाय।